नमस्कार। 89-90 में बोफोर्स कांड हुआ था भारत देश में, जिसमें कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट गिर गई थी वीपी सिंह के सौजन्य से 64 करोड़ का था। आज अगर कोई एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार अपने नमक पर गर्व करता है तो 50-100 करोड़ का घपला तो इस लेवल पे हो जाता है। यानी 64 करोड़ जो 1990 में होते थे वो 100 करोड़ का घपला तो एसडीएम लेवल पे ही हो जाता है, पटवारी वटवारी उसमें शामिल हो जाते हैं। ये हालात हैं आज हमारे देश में। और छत्तीसगढ़ राज्य में जहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट में करीब 350 करोड़ का घपला होने का अंदेशा है, साथ में एक सीजीएमएससी वाला चल रहा है जिसमें भी 300-400 करोड़ का घपला होने का अंदेशा है। यानी पिछले 1-1.5 साल में ही ये पता चला है कि 1000 करोड़ के घपले तो इसी लेवल पे हो गए, क्लरिकल लेवल पे, पटवारी लेवल पे, तहसीलदार, एसडीएम लेवल पे। अब ये भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या घपला हुआ है इसका बड़ा शॉर्ट में और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। लैंड एक्विजिशन होना होता है जब एनएचएआई प्रोजेक्ट बनाती कोई भी, या स्टेट गवर्नमेंट भी कोई प्रोजेक्ट बनाती तो लैंड एक्विजिशन होता है। लैंड एक्विजिशन मतलब आपकी ज़मीन अगर रोड के किनारे आ रही है तो आपसे सरकार लेगी, उसके बदले में आपको कंपनसेशन देगी। जो उस रोड प्रोजेक्ट के कॉस्ट में जो आपको कंपनसेशन मिलना है वो कैलकुलेटेड रहता है। यानी रायपुर से विशाखापट्टनम जो रोड बन रही है उसमें अगर मान लो 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें से करीब करीब 2,000 करोड़ तो लोगों में बांटे जाएंगे जिनका कि लैंड एक्वायर किया जा रहा है। तो ये पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, एनएचएआई पहले तो रोड मैप्स वगैरह सारे देखती है, अपना रोड प्लानिंग करती है, और हर डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे इस भारतमाला प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक सेक्शन अबनपुर से लेके धमतरी के बीच जो सेक्शन है 10 किलोमीटर का, उसमें काफ़ी जनता रहती है, लोगों के अपने सेल्फ ओन्ड यानी खुद के उनके अपनी ज़मीनें हैं वहाँ पर। बहुत सा जब प्रोजेक्ट गुजरता है तो जंगल के रास्तों पे या सरकारी ज़मीन पे गुजरता है तो वहाँ तो किसी को कंपनसेशन देना नहीं पड़ता, लेकिन बस्ती में जब गुजरता है तो वहाँ से लैंड एक्वायर करके देना पड़ता है कंपनसेशन। तो ये 10 किलोमीटर के पैच में करीब 378 करोड़ का इन्होंने एक पैकेट बना के रखा था, किसने, एनएचएआई ने। अब ये क्या करते हैं कि ये लैंड रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए एसडीएम, कलेक्टर और पटवारी जो इंटर्न पटवारी वगैरह को भेजते हैं कि भाई आखिर इस रोड प्रोजेक्ट पे किसके किसकी ज़मीनें आ रही हैं। तो किसको पता चल गया, एनएचएआई वालों को पता चल गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया कि यहाँ पे लैंड एक्वायर होने वाला है और फला फला आदमी की ज़मीनें आएंगी। अब इन लोगों ने क्या किया, माननीय निर्भय कुमार साहू जो कि वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर थे, एसडीएम थे अवनपुर में, उन्होंने जमीन दलालों से कांटेक्ट किया, जिन्होंने कि इंटर्न लैंड ओनर से कांटेक्ट किया। अभी आप ये मानिए ये लैंड, अभी जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ पेपर पे बन रहा है, अभी जनता को पता नहीं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाला है और कितनी किस जगह पे से गुजरेगी, भाई कहाँ पे ब्रिज बनेगा, कहाँ पर लैंड एक्वायर होगा, ये अभी किसी को पता नहीं। किसको पता है, सिर्फ एनएचएआई वालों और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये चुपचाप क्या करते हैं, पूरे रिकॉर्ड देखे, अच्छा फला आदमी का है भोलू राम साहू का, तो इसको अपने को भोलू राम साहू से ये लैंड जो जमीन का दलाल है वो जाके कांटेक्ट करेगा और उससे बात करेगा, या तो उससे जमीन खरीद लेगा या उससे बोलेगा कि भाई मैं तेरे को इतने पैसे दिलाऊंगा, तू मेरे को इतने पैसे दे और यहाँ इसके बने। तो एक ये तो सीधा सीधा सौदा हो गया। दूसरा काम क्या करते हैं एसडीएम वगैरह, उनको पता है कि लैंड एक्विजिशन के 2 रेट्स हैं। एग्रीकल्चर लैंड का एक आपको पैसा मिलता है, मान लीजिए 1 एकड़ का 1 लाख रुपए मिलना है, उस जो एग्रीकल्चर लैंड का वहाँ पे कलेक्टर रेट 1 लाख रुपए है तो उसका 4 गुना यानी 4 लाख रुपए आपको मिलना है जिसका भी जमीन है उसको। ये एग्रीकल्चर लैंड की कीमत है।
अब ये क्या करते हैं कि जो कि निर्भय कुमार साहू ने किया, ये क्या करते हैं, वो लैंड खरीदवा लिया या उस लैंड ओनर से बात की और बोले कि तू पहले तो अपना लैंड डाइवर्ट करा ले। तो डाइवर्जन से क्या होता है कि उस लैंड की कीमत NHAI के रिकॉर्ड में बदल जाती है। तो एग्रीकल्चर लैंड से वो हो जाता है डाइवर्टेड लैंड, यानी वहाँ पे आप कुछ और बना सकते हो, फैक्ट्री डाल सकते हो या घर बना सकते हो या कुछ और दुकानें उकानें बना सकते हो। तो डाइवर्टेड लैंड की कीमत ज़्यादा है। अब डाइवर्टेड लैंड में भी कई तरह की कीमतें हैं, जैसे आपके 1 एकड़ ज़मीन एक्वायर होनी जिसमें 44,000 स्क्वायर फीट होते हैं करीब 1 एकड़ में। अब मान लीजिए आप अकेले ओनर हो उस डाइवर्टेड लैंड के, तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे डाइवर्टेड लैंड के। तो डाइवर्टेड लैंड की कीमत रफली एग्रीकल्चर लैंड से 2 या 3 गुना होती है, कई जगह 4 या 5 गुना भी हो सकती है। तो एग्रीकल्चर लैंड की कीमत अगर 1 लाख है तो मान लीजिए 4 लाख रुपए डाइवर्टेड लैंड की कीमत है और 4 चौक 16 लाख रुपए आपको मिलेंगे 1 एकड़ के। तो जहां आपको 4 लाख मिल रहे थे वहां 16 हो गए। तो ये किसने कमाल किया? ये पटवारी, RI, तहसीलदार और SDM ने मिलकर कमाल किया। और उस 16 लाख जो आपको तो 4 ही मिलने थे, उनने बताया भाई आपको हमने 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिलाए, तो उसमें से इतने मेरे हुए, बाकी तुम रखो। तो एक खेल ये हो गया। अब उससे बड़ा खेल क्या है? उससे बड़ा खेल यह है कि 1 आरे जमीन जिसकी भी है, 1 आरे मतलब 5,500 स्क्वायर फीट, उसको पूरा कंपनसेशन मिलेगा। तो आपने क्या किया कि अब 44,000 स्क्वायर फीट को 9 पंचे 45, यानी 9 लोगों में आपने 5-5 हजार स्क्वायर फीट या 8 लोगों में आपने 5,500 स्क्वायर फीट के हिसाब से बांट दिया। तो उन 8 लोगों को पूरी कीमत मिलेगी और 5,500 स्क्वायर फीट की कीमत 1 एकड़ से हमेशा ज्यादा रहती, क्योंकि वो डाइवर्टेड लैंड है। और उसमें जैसे मकान के लिए जब आप जमीन खरीदने जाते हो शहर में, तो मकान की कीमत ज्यादा होती है। आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदने जाते हो बलौदा बाजार में, तो उसकी कीमत कम होती। जब एकड़ों में आप खरीदते हो तो 1 एकड़ की कीमत मान लीजिए 1 लाख है, लेकिन शहर में आप 1 स्क्वायर फुट जमीन खरीद रहे हो तो उसकी कीमत 1200, 1500, 2,500, 3,000 कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन जगह, क्योंकि आप मकान के लिए अच्छी जगह ढूंढते हो, डेवलप्ड जगह होती। तो दूसरा खेल ये होता है। तो इससे क्या हुआ, ये निर्भय कुमार साहू एंड गैंग, पूरा 3 पटवारी, 2 तहसीलदार, 1 RI, इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि जमीन दलालों के साथ मिलकर लोगों की जमीनें खरीद ली। उस पूरे स्ट्रेच में 9.8 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है उसमें जमीनें खरीद ली। एग्जैक्टली पता है कहाँ कहाँ खरीदनी अपने को, उनसे खरीद ली। उसको डाइवर्ट कर लिया, उसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया 5,500 स्क्वायर फीट के हिसाब से इतने लोगों में। तो किसी 1 एकड़ के पैच में पता चला 32 लोगों के पास जमीन है, तो हर एक को 100% कंपनसेशन मिलेगा 5,500 स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो इस तरह से जो कंपनसेशन ओरिजिनली 45 करोड़ करीब मिलना था वो हो गया 90 करोड़। ऐसे 43 या 45 करोड़ का घपला इन लोग ने उसी पैच के अंदर कर दिया। अब इस पैसे को इन्होंने किसको किसको बांटा? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, थोड़ा बहुत MLA को दिया, थोड़ा बहुत ताकि हल्ला वल्ला मच मचे, थोड़ा बहुत पत्रकारों को दिया होगा, थोड़ा बहुत जो भी हल्ला मचाता है उसको। बाकी पैसे से इन्होंने होटल बना लिए, दूसरे राज्यों में ज़मीनें खरीद ली, गुड़गांव और वहाँ फ्लैट खरीद लिए। अब ये सारा घपला हो रहा था 21 में। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कलेक्टर को ना पता रहा हो, महासमुंद कलेक्टर को जिसके एरिया में ये आ रहा था, या रायपुर कलेक्टर को जिसके एरिया में भी आ रहा होगा। तो SDM कुछ कर रहा है और कलेक्टर को ना पता हो, ये कोई मान नहीं सकता। तो ये इस तरह से इन लोगों ने पैसे बनाए। अब इसकी जांच कौन कर रहा है? EOW और ACB, मतलब एक ही विंग ही होता है, बट पुलिस वाले इसकी जांच कर रहे हैं। स्टेट पुलिस वाले डिमांड की थी चरणदास महंत ने कि इसकी जांच CBI से कराई जाए। अब मजे की बात क्या है कि सरकार एक्सेप्ट करती कि यहाँ घपला हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, जमीनें किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ही अपन ने, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है जमीनों पे, प्राइवेट ओनरशिप हो सकती कहीं कहीं पे।
जो नजूल की ज़मीन होगी वो NHAI लेगी, उसका कंपनसेशन स्टेट को देगी, प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं देगी, स्टेट को देगी। तो और स्टेट बेनिफिट करेगा उस रोड से, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की रोड है। तो इस तरह से इस घपले को अंजाम दिया गया है। अब ये देखिए मजे की बात, ये चारों पांचों जो SDM से लेके 3 पटवारी और 2 तहसीलदार और RI, ये सब जो गायब हैं, इनकी कोई खोज खबर नहीं ले रहा, अपने मकानों पे नहीं मिल रहे, अपने स्थानों पे नहीं मिल रहे, सस्पेंड कर दिए गए। भाई अगर आपने सरकारी खजाने को लूटा है तो ये केस टर्मिनेशन का बनता है। सस्पेंड करने से क्या फायदा है? सस्पेंड करने से वो अपना केस लड़ेंगे, अपने उनको तनख्वाह भी मिलती रहेगी और केस भी लड़ते रहेंगे, जीत गए। आगे 10 साल बाद कौन याद रखता है कि इनने 43 करोड़ रुपए चुराए थे सरकारी खजाने में से? तो ये किसी को पैसा देके या कहीं कुछ ये घपला घुपली करके अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे, जबकि ये मामला पूरा पेपर पे है। भाई ये तो पता है ना कि कब डाइवर्ट किया गया, कब किसके नाम पे ट्रांसफर की गई, कब किसने खरीदी, ये तो सब पेपर पे है, जब भी तो उसके हिसाब से कंपनसेशन मिला है। तो इनको सीधे सीधे टर्मिनेट कर देना चाहिए और फिर ये अपनी इनोसेंस साबित करें कोर्ट में कि हमने नहीं किया है साहब, और फिर रीइंस्टेट हो जाए। इस सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आप याद रखें। सस्पेंड कर दिया जी कलेक्टर ने, सस्पेंड कर दिया जी CM ने, वो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। आराम करने का मौका मिलता है, संबंधित अधिकारी को ऑफिस नहीं जाता, यहाँ नहीं जाता, अपनी 50% पे मिलती है, घर के काम निपटाता है और अपने आप को इनोसेंट साबित करने में लग जाता है। तो अब आप ये सोचें कि ये इस तरह के घपले अब प्रदेश लेवल पे और पटवारी लेवल पे हो रहे हैं। सावधान रहें। दूसरी बात, जहां जहां रोड बन रही है, चाहे स्टेट की बन रही हो, भारतमाला की बन रही हो, कहीं भी, सबको पता है यहाँ कंपनसेशन मिलना है। तो यहाँ पे जमीनों की ना डाइवर्जन होना चाहिए, ना खरीदी बिक्री होनी चाहिए। जहां पे भी रोड प्रोजेक्ट या कोई भी लैंड एक्विजिशन अगर होना है तो वहां पर ये दोनों चीजें तुरंत बंद हो जानी चाहिए। अभी जैसे रेल लाइन के लिए बंद कर दी रायपुर कलेक्टर ने, वो रेल लाइन बननी है तो बंद कर दी, लेकिन आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए कि सब जगह बंद कर दी। वो जिस जगह से गुजरनी है रेल लाइन, इनको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। उस जगह की जमीनें मार्क करके उसकी खरीदी बिक्री, चेंज ऑफ स्टेटस सब बंद कर देना चाहिए। चाहे एक ही परिवार के नाम से 10 सदस्यों के नाम से जा रही हो जमीन, उसको भी बंद कर देना चाहिए। तो पहला काम, लेकिन ये करेंगे नहीं। दूसरा, हर जगह एग्रीकल्चर लैंड अपने प्रदेश में है, कहीं भी अब गांव के बाहर डाइवर्टेड लैंड करा के मैं बैठा हूं, ऐसा तो होता नहीं। डाइवर्जन की भी एक प्रक्रिया है, वो एक टाउन प्लानिंग में आना चाहिए, ये सब पूरी कहानी है। आप डाइवर्जन करा के बैठे हो किस लिए भाई? वो रोड प्रोजेक्ट आपके शहर अबनपुर से 9 किलोमीटर बाहर है, उसमें आप डाइवर्जन करा के क्यों बैठे हो? इसका जवाब दो, या उसको एग्रीकल्चर लैंड ही माने। ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड ही है, खेती किसानी की ज़मीन ही एक्वायर हो रही है। तो ये मेरे विचार हैं, आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं हमें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।